बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या होने वाला है? बहुत बड़ा इक़दाम होने वाला है। और 2 रोज़ पहले जब आसिफ अली ज़रदारी का एक बयान सामने आया इमरान खान के हवाले से, तो मेरी छठी हिस्स ने ये इशारा दिया कि ये ज़रदारी का बयान, ज़रदारी साहब का जो बयान है, ये बेइल्लत नहीं है, बेसबब नहीं है, ये बयान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसे बयान समझा, लेकिन ये बयान नहीं था, ये था कर्टन रेज़र। पस मंज़र इसका क्या है और उसका फिर ISPR के बयान के हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस कितनी बढ़ जाती है, ये सारा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तीनों चीज़ों को हम देखें। इसमें पहले नंबर पर तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान था। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़ीद ज़बान दराज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक वज़ीर-ए-आज़म का बयान था, लेकिन इसको लोगों ने उतनी अहमियत से नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म एक ख़ालिस सियासी ओहदा होता है और वो इस तरह के बयानात बाज़ औक़ात उसके महज़ बयानात होते हैं। हालांकि ये बयान उस तरह का बयान नहीं था। समझने वालों ने समझ लिया, जो नहीं समझ सकते थे या जिन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, उन्हें फिर आसिफ ज़रदारी के बयान से मज़ीद बात समझ में आ गई। तो मैं आपको ज़रदारी साहब के बयान के 2-4 फ़िक्रे पढ़कर सुनाता हूँ। किस्सा ये है कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं, जो ISI के डायरेक्टर है एक शोबे के, तो उनके ख़िलाफ़ जिनको इमरान खान ने डर्टी हैरी का बार बार खिताब दिया है और ये इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब ही नहीं बल्कि गैर कानूनी इक़दाम भी किया है। जैसा कि ISPR के बयान में बताया गया कि अगर इनके पास अपने इल्ज़ामात के हक़ में सबूत है तो ये कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। लेकिन चलिए पहले तरतीबवार हम शहबाज शरीफ साहब के 2-3 फ़िक्रे लेते हैं और 3-4 फ़िक्रे फिर ज़रदारी साहब के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के इंटेलिजेंस अफसरान पर इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इमरान खान पाक फ़ौज को सियासी मकासद के लिए धमका रहे हैं और निशाना बना रहे हैं। उनका इक़दाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जनरल फैसल नसीर पर बग़ैर सबूत इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त है, न ही ऐसे अमल को बर्दाश्त किया जाएगा। इमरान खान सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मोहसिन कश आदमी है। ये ज़रूर अल्लाह की पकड़ में होगा। अच्छा, अल्लाह की पकड़ का ज़ाहिर मेटाफर इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन इस मेटाफर के अंदर पकड़ का इशारा ज़रूर मौजूद था। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने शहबाज शरीफ के बयान को महज एक सियासी बयान समझा। दूसरा बयान जो था ज़रदारी साहब का, वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आया और उसमें वो बयान नहीं था, वो जैसा कि मैंने कहा कर्टन रेज़र था और क्या होने वाला है उसका उन्होंने सिग्नल दे दिया ज़रदारी साहब ने कि ये होने वाला है। इनके चंद फ़िक्रों को आप ख़ास तौर पर गौर से सुनिएगा, इसमें कुछ इशारे हैं। मसलन ज़रदारी साहब ने कहा कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद को अबूर कर चुका है, जिसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब का लफ्ज़ गौर कीजिए, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है, जिससे उसका हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। बस बहुत हो गया। अगला फ़िक्रा सुनिए, वो है अहम। इस गैर मुल्की एजेंट की तकरीर सुनने के बाद कोई मुहब्बे वतन अब इसकी पैरवी करने का सोच भी नहीं सकता। ज़रदारी साहब ने मेरे ख्याल में इससे पहले इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट करार नहीं दिया था। अब उन्होंने चूँकि स्मेल कर लिया है कि क्या होने वाला है, तो वो बात उन्होंने कर दी जो इससे पहले ज़रदारी साहब ने शायद नहीं की थी, और कहा कि इमरान खान मेरे मुल्क को तबाह करने के दर पे है, जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। हम इमरान खान को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। फ़ौज के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है और इमरान खान ने इस इदारे पर हमला किया है। इमरान खान झूठ और धोखे से अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इस शख्स का ज़वाल देख रहा हूँ। ये है वो कर्टन रेज़र का ज़्यादा जो ब्राइट पॉइंट जो है, ज़्यादा जो मेन पॉइंट जो है वो इसका ये है कि मैं इमरान का ज़वाल देख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है। इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल नसीर को पहले तो गालियां देता रहा गायबाना, और सबको पता था कि वो गालियां किसको दे रहा है, नाम लिए बगैर। अब उसने नाम ले लेकर गालियां दी हैं कि ये जनरल आसिम नसीर जो है, मेजर जनरल आसिम नसीर साहब जो हैं, ये साहब, मैं कह रहा हूँ इमरान खान तो साहब का लफ्ज़ नहीं लगाता साहब, वो डर्टी हैरी तक कहता है। वो कहता है कि इसने मुझ पर 2 कातिलाना हमले कराए।
अच्छा नाज़रीन, खैर ये एक अलग बहस है कि एक मेजर जनरल लेवल का और वो भी ISI का अफसर अगर किसी शख्स पर कातलाना हमला कराता है तो वो ऐसे अनघड़ कराए कि कातिल को तलाश करेगा जैसा कि वो पकड़ा गया, जिसे सही से बंदूक पकड़नी नहीं आई। वो तो ऐसा स्नाइपर भेजेगा कि जिसका निशाना खता ना जाए। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर की शहादत का वाक़या याद कर लीजिए, आज तक किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या था उस दिन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ISI के अफसर जो है वो कत्ल इस तरह कराते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ISI का कुछ जर्नैल किसी को भी दुश्मन के एजेंट को या कोई भी टारगेट कार्रवाई करना चाहता हो तो वो क्या ऐसे किसी बाज़ार किसी दुकान में मेहनत मजदूरी करते हुए आदमी को पकड़ कर उसे कहेगा कि ये लो पिस्तौल और जाकर उसे गोली मार दो? ये बात सेंस के अंदर नहीं आती, नॉन सेंस बात थी। लेकिन चलिए, अब इसमें आज ISPR ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने दो बातें की हैं। एक बात तो खैर ये की है कि कानूनी उसके पास कुछ सबूत है तो कानूनी कार्रवाई करे, और इमरान खान को करना चाहिए। उसके पास कोई सबूत या कोई सबूत ना हो, कुछ ना कुछ मवाद अगर हो तो इसे अदालत में जाने से क्या चीज़ रोक रही है, जबकि अदालत इसकी अपनी है। बिंदियाल इसका अपना बंदा है। बिंदियाल साहब ने तो ओपन करके सारी दुनिया को बता दिया है कि मैं इमरान खान का मुलाजिम हूँ, इमरान खान का ग़ुलाम हूँ, इमरान खान जो कहेगा मैं करूँगा। और अंदर की कहानियाँ, ऑडियो टेप्स, समातें, कार्रवाइयाँ, तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का वाहिद मकसद इमरान खान को रिलीफ देना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता, न उसकी समाअत हो सकती है, न बेंच बन सकता है, न उसकी कोई नंबरिंग आ सकती है। जिस केस में इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाना होगा वो चलेगा, या जिस केस से इमरान खान को नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो उसे रोकने का मुकदमा चलेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई काम रहा ही नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट उसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उसके पार्टी की एक शाख बनी हुई है, उसके हर हुक्म की तमील होती है, सास का फ़ोन आ जाता है, बीवी का फ़ोन आ जाता है, बेटी का फ़ोन आ जाता है, दामाद का फ़ोन आ जाता है, तो ये सारे लोग जब इमरान खान को अपनी आँखों पर और पलकों पर बिठाकर चलते हैं तो फिर इमरान खान ने ये मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के ख़िलाफ़ मवाद लेकर इस बिंदियाल कोर्ट के पास क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि झूठा सच्चा केस भी करने के लिए कुछ ना कुछ मवाद चाहिए होता है, चाहे वो उसमें कुछ ज़्यादा वज़न ना हो, तब भी उसकी कुछ शक्ल मवाद किसी तरह नज़र आना चाहिए ना कि हाँ जी मेरे पास ये मवाद है। तो वो मवाद मिल ही नहीं रहा, तो कैसे वो बिंदियाल के पास जाए? और बिंदियाल क्या करेगा? बिंदियाल हवा में यानी कहेगा कि चूँकि इमरान खान ने कहा है कि ये फैसल नसीर साहब इसके कत्ल के दर पे है, लिहाजा फैसल नसीर हाज़िर हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर इमरान खान को ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है इन जजों के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फैसल नसीर साहब से इसकी रंजिश दरअसल दो बातें हैं। एक तो है मुल्क में अनारकी पैदा करना, फ़ौज को मुश्तिल करके मार्शल लॉ लगाने की दावत देना, जिस तरह के हम्माद अज़हर का बयान भी आया नहायत इश्तिआल अंगेज़। और दूसरा मकसद ये है कि इमरान खान को उसने एंटिसिपेट किया है कि ISI के चीफ का ओहदा आने वाले महीनों में फैसल नसीर साहब को मिल सकता है। वो ये तकर्रुर लिखवाने के लिए सरगर्म हो गया है। इसका एक दूसरा मकसद ये है। अच्छा, इसको पता नहीं है कि जब फैसल नसीर ISI के चीफ बनेंगे, जब वो वक्त आएगा अपने टाइम टेबल के हिसाब से उनकी ये तकरीरी अगर होगी तो उस वक्त खान साहब आप मैदान में नहीं होंगे। इसलिए आप इस तकरीरी को रुकवाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं इस तरह की, वो बेकार हैं। लेकिन अब बेकार नहीं, अब तो आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो इस भुगतान भुगतने के लिए ISPR का जो बयान है फ़ौज के तर्जमान का, तो उसके भी एक दो फ़िक्रे सुन लीजिए। आपने वो मेरे ख्याल है सब लोगों ने आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की निस्बत इस बयान को ज़्यादा तफसील से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वो खानापुरी के लिए मैं उनके 2-3 फ़िक्रे पढ़कर सुनाता हूँ। स्टार्ट में तो इमरान खान के इल्ज़ामात की मज़म्मत की गई और कहा गया कि चेयरमैन PTI ने बग़ैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। हाजिर सर्वस फौजी अफसर पर बग़ैर सबूत इल्ज़ामात इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। ISPR ने कहा कि मुतल्लका सियासी रहनुमाओं से हम ये कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद कर दें और झूठे इल्ज़ामात लगाने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। ये बहुत अहम फ़िक्रा, और इससे भी अहम फ़िक्रा आगे आता है।
ISPR ने बताया कि मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। गुज़श्ता एक साल से ये वतीरा चल रहा है। सियासी मकासद के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा सनसनीखेज़ किया जाता है। आखिर में जो फ़िक्रा है सबसे अहम वो ये है कि इदारा इस गलत और बदनीयती पर मबनी बयानात और प्रोपेगेंडे पर कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। तो जनाब, हक़ महफूज रखने वाला मामला नहीं है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बात की एंटिसिपेशन आसिफ जरदारी साहब ने इंडिकेशन कह लीजिए, प्रेडिक्शन कह लें, प्रेडिक्शन खैर यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन इसको आप अगर हम ये कहें कि एक आने वाले वाक़े की ख़बर देना अगर प्रेडिक्शन है तो इसको प्रेडिक्शन भी समझा जा सकता है। जिस तरह के सिंध के वो जो वज़ीर है मंजूर बसान साहब, वो उनको जिन वाक़यात की सुनगुन मिलती है तो वो उसको बयान इस तरह करते हैं कि मैंने रात ख्वाब में ये देखा और उस ख्वाब में मुझे ये नज़र आया। तो नाज़रीन, कातिलाना हमला इमरान खान पर कोई सिरे से नहीं हुआ। मैं पहले दिन से इस बात का कायल हूँ कि ये एक ड्रामा था जो इमरान खान ने ख़ुद रचाया। अब वो मुलज़म चूँकि पंजाब पुलिस की तहवील में है और पंजाब इस हुकूमत इसकी नहीं रही है, इसलिए इमरान खान को उस मुलज़म के हवाले से भी परेशानी है। चुनांचे बाज़ लोग तो कहते हैं कि वो मुलज़म उसकी जान ख़तरे में है, क्योंकि उस मुलज़म ने किसी वक्त भी बता देना है कि मुझे किसने भेजा था। ये ड्रामा था। उसकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि उसने हवा में फायर करना था, और जिसके बाद PTI के किसी दूसरे गार्ड ने, इमरान खान के किसी गार्ड ने या किसी दूसरे मुसल्लह कारकुन ने जो इसका निशाना लिए पहले ही बैठा हुआ था, उसने इसे गोली मार देनी थी और इसे कत्ल कर देना था और फिर एक कातिलाना हमले का चक्कर चल जाना था। लेकिन ये ड्रामा खुद PTI के एक कारकुन की मुस्तैदी की वजह से नाकाम हुआ। उसने समझा कि ये इमरान खान को गोली मारने वाला है, उसने उसको पीछे से दबोचा। जब दबोचा तो गन का रुख जो था वो ट्रक की तरफ हो गया। ट्रक बिल्कुल एग्जैक्ट वो एक्यूरेट निशाने पर नहीं, लेकिन ट्रक की तरफ हो गया, और वो जो गोलियां चली वो ट्रक के छज्जे के नीचे लगीं और उनसे जो टुकड़े उड़े वो उनकी वजह से इमरान खान और एक दो लोग मज़ीद ज़ख्मी हुए। गार्ड ने हस्बे प्रोग्राम फायर किया, हस्बे मनसूबा फायर किया, लेकिन उस वक्त वो जो PTI के कारकुन था वो इस हमलावर को दबोच कर एक तरफ ले गया था, और गोली उससे लगने के बजाय, क्योंकि ये उस वक्त मोशन में थे, हरकत में थे, निशाना टारगेट जो था वो साकत नहीं था, तो वो गोली जो लगी वो एक दूसरे PTI के कारकुन को लगी, मुअज़्ज़म नाम था शायद उसका, वो मौके पर मारा गया। तो ये जनाब ड्रामा था, और इसीलिए जो JIT बनी है उसकी वजह से इमरान खान इतना ज़्यादा परेशान है। तो आपको उसकी परेशानी की वजह समझ में आ जानी चाहिए, वरना अगर ये बात ना होती तो JIT से परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, डरने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी JIT ये कर सकती है कि वो केस को बिगाड़ दे तो, और केस को चलने ही ना दे, यानी ये हो सकता था ना। तो इस सूरत में डरने की क्या ज़रूरत है? इस सूरत में तो आप ये कहें कि ये JIT जो है ये काम ही नहीं कर रही, लेकिन इमरान खान उससे डरा हुआ है। जब JIT के लोग वहाँ अपने इससे रब्ता करते हैं तो ये जनाब वहाँ से जाकर स्टे ले आता है, चैलेंज कर देता है। यानी JIT से इतना ज़्यादा खौफ क्यों है, उससे ख़तरा है। एक पुलिस अफसर को उसने मरवा भी दिया इस कम वक्त ने, क्योंकि उसे पता चल गया था ये ड्रामा क्या है। तो ये चीज़ भी इसके गले में बबाल बनकर लिपटने वाली है। और अब जो मामला हुआ है फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम का, जिसे भारत से भी प्लानिंग मदद हासिल है, जिसे इसराइल से भी मदद हासिल है, और दुनिया के तमाम जराइम पेशा गिरोह जो है वो PTI में जिस तरह इकट्ठे हैं आपको अंदाज़ा है। लेकिन अब ये दाल जो थी इसके गलने का अगर इम्कान 0.01 के बकदर मौजूद था तो वो इम्कान भी अब ख़त्म हो गया है। अब दाल नहीं गलनी, अब इसने गलना है, इमरान खान ने गलना है। और इमरान खान का बचना अब तकरीबन से भी ज़्यादा महालात में इम्पॉसिबिलिटी का जो स्फीयर होता है उसके अंदर दाखिल हो चुका है। तो ये नाज़रीन इसका किस्सा है। अब अगले चंद दिनों में कोई बड़ा वाक़या इसके साथ होने वाला है। अब तक हुकूमत इसलिए इमरान खान पर हाथ नहीं डाल रही थी कि उसे पता था कि बिंदियाल बैठा है, भट्टी बैठा है, इधर हमने इसे पकड़ा है, इधर उन्होंने छोड़ देना है, बल्कि लाइन हाजिर कर देगा वो तो उन सारे अफसरों को जिन्होंने इमरान खान को हाथ लगाने की जरूरत की। लेकिन अब जो मामला जिस सेंसिटिव
बाउंड्री के अंदर खुद इमरान खान ले गया है, खुद इमरान खान लेकर गया। हुकूमत को तो एक पेनल्टी कॉर्नर चाहिए था, वो उसे इमरान खान ने दे दिया है। तो अब मुझे लगता है कि अगर इस पर हाथ पड़ता है तो अब बिंदियाल जो है वो कड़पता रह जाएगा, तिलमिलाता रह जाएगा, वो अपनी जगह पर पंजाबी में कहते हैं ना कि भुड़कता रह जाएगा, लेकिन इमरान खान की वो मदद को कोई मुअस्सर हाथ नहीं डाल सकेगा। तो नाज़रीन, हमाद अज़हर का बयान भी आपने ट्वीट देख लिया। उसने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे है, उसे चाहिए कि खुलकर ऐलान करे कि हाँ हम इस हुकूमत के पीछे हैं, वरना फिर मार्शल लॉ लगा दे। अब इसमें ये दोनों फ़िक्रें इसकी बकवास है। पहली बकवास ये है कि फ़ौज हमेशा हुकूमत के साथ ही होती है। इमरान खान की जब हुकूमत थी तो यही लोग, इमरान खान भी, हमाद अज़हर भी और इसी तरह के दूसरे इसके जिस देख के चमचे करछे जो फर्रा गोगी नेटवर्क के सारे मुलाजम रात दिन क्या कहा करते थे, यही कि फ़ौज हमारे साथ है, हम और फ़ौज एक पेज पर हैं, इस तरह की बातें करते थे। मिसाली हम आहंगी है, ये है वो है। अब अगर फ़ौज और हुकूमत फिर पेज पर, यानी फ़ौज तो उसी पेज पर मौजूद है और हुकूमत इमरान के बजाय ये शहबाज हुकूमत उस पेज पर आ गई है, तो फिर इसमें एतराज़ वाली बात क्या है, इसमें गलत किया है। और दूसरा फ़िक्रा इनकी जो ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए ताकि पाकिस्तान की तबाही का जो ख्वाब हमने देखा है, जिसके लिए अब तक हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, वो ख्वाब पूरा होने का कोई इम्कान बन सके। तो हुजूर मार्शल लॉ तो नहीं लगेगा, लेकिन मार्शल लॉ लगे बगैर ही आपका मार्शल लॉ हो जाना है। इस मार्शल लॉ हो जाने का जो माना आप समझ सकते हैं वो समझ लीजिए। तो हमाद अज़हर साहब, बचते तुम भी नहीं हो, तुम्हारे भी जराइम पकड़ में हैं। मुकदमे क्यों नहीं चल रहे तुम्हारे जराइम पर? और इमरान खान पर करप्शन के कम से कम 50 मेगा केस हैं, 50 मेगा केस उस्मान बुज़दार पर हैं, तुम पर हैं, परवेज़ इलाही पर है, मोनस इलाही पर है। इनकी पूरी खेप पर 50 मुकदमे तो इमरान पर ही बनते हैं ना, लेकिन इन पर उससे भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन ये चलते क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं चलते हैं कि ऊपर बिंदियाल बैठा है जो डंडा लेकर बैठा हुआ है कि इमरान खान, परवेज़ इलाही, बुज़दार, बुशरा, पिंकी पीरनी, चोरनी, जादूगरनी, जो भी अला बला है, इनके ख़िलाफ़ केस नहीं चलने देना। इधर केस की खबर आती है, इधर स्टे आर्डर आ जाता है, इधर केस की खबर चलती है, इधर कार्रवाई नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती, गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती, हरासा भी नहीं किया जा सकता, इनको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। तो इस वजह से ये चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन जिस दिन ये रुकावट हटेगी तो उस दिन मुकदमात जब चलेंगे तो फिर सारी दुनिया में जो डंके बजेंगे इनकी करप्शन के भी और इनके अंजाम के भी, वो सब आप लोग देखेंगे। तो नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो वो केस चल रहा था, वो उसकी सारी कहानी आपके इल्म में है कि किस तरह खिलाफ कानून जाकर बिंदियाल ने कानून को तोड़कर, आइन को तोड़कर, ज़ाब्तों को तोड़कर एक ऐसे कानून को मुअत्तल कर दिया जो अभी कानून बनाई नहीं, ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी। तो अब उस केस की समाअत हुई है तो वो 3 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है, जिसके लोग मुख्तलिफ मफ़ाहीम तलाश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। सिंपल इसका नतीजा मकसद ये है कि वो इन्होंने देखा कि ये मुकदमा अगर चलेगा तो जग हसाई बहुत होगी, क्योंकि बंदियाल और इनके हमनवाओं के पास कोई दलील नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है कि वो इस कानून को कालअदम करार दे सके। चुनाचे उन्होंने इस हुक्म की मुअत्तली में 3 हफ़्ते की तोसी कर दी है, यानी केस नहीं चला, लेकिन जो मुअत्तली का हुक्म था वो 3 हफ़्ते के लिए उसमें तोसी कर दिया। और फिर इनको ये खौफ भी है, ये ख़बरें कन्फर्म ज़राए से आई हैं कि इनको खौफ है कि इनके 1-2 साथी जो हैं वो इन्हें छोड़ चुके हैं। यानी इनके पास जो 8 की अक्सरियत थी, 7 के मुकाबले में इनके पास 8 थे, 1 की अक्सरियत थी, तो उनमें से 2 आदमी जो हैं वो उन्हें छोड़ चुके हैं। ये इनका ख्याल है, इनका खौफ है कि 2 आदमी जो जज हमें छोड़ चुके हैं, तो इस वजह से भी कुछ इनको परेशानियाँ हैं। बाकी इनका रवैया आपने देखा कि तमस्खुर उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, कोई बात सुन नहीं रहे थे। और फिर वो जस्टिस आयशा मलिक जो हाई कोर्ट से गई हैं और जो जब सुप्रीम कोर्ट गई तो लोगों ने कहा कि देखो कितनी अच्छी बात होगी, एक खातून जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो माशाल्लाह उनकी ज़हनी सलाहियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने एतराज़ किया कि हुकूमत फुल बेंच बनाने का मुतालबा क्यों कर रही है। क्या हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बातें बाहर आएँ? यानी फुल कोर्ट बनाने से अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं।
پھر تو جناب آپ ایک اور قانون سازی کر لیں، آئین میں ترامیم کا اختیار سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں تو لے لیا ہے، تو اس یہ سپریم کورٹ کا ضابطہ بھی بدلنے لگے ہاتھوں کہ جناب چونکہ یہ فل کورٹ بننے سے سپریم کورٹ کے راز باہر چلے جاتے ہیں، باتیں باہر چلی جاتی ہیں، لہٰذا یہ ضابطہ ختم کر دیا ہے۔ آئندہ کوئی کسی بھی ایشو پر فل کورٹ نہیں بنے گا، بلکہ ایک اور ترمیم کر دیں، جو بھی مقدمے چلائیں گے وہ 3 رکنی بینچ چلائیں گے، باقی جو 13-14 حضرات 15 حضرات اب سپریم کورٹ کے افراد 15 ہیں، تو باقی جو 12 لوگ ہیں، 2 سیٹیں خالی ہیں، باقی جو 12 لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ چھٹیوں پر سوئٹزرلینڈ چلے جائیں۔ تو ناظرین یہ ہے اس طرح کی جو ذہانت ہے، کیا سپر قسم کی جینیس خاتون سپریم کورٹ میں آئی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی ذہانت تو میرے خیال میں اس سے پہلے کسی ایڈیشنل سیشن جج یا مجسٹریٹ کی سطح پر بھی نہیں دیکھے گی، جتنی بے مثال ذہانت کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ کیا دلیل ہے، کیا لاجک ہے، کیا ذہانت ہے، کیا نکتہ ہے ماشاءاللہ، در گرام مایا۔ ناظرین 3-4 نکات اور بھی ہیں۔ پرویز الہی کا ایشو رہتا ہے لیکن پروگرام پھر ہو گیا لمبا، تو اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ پرویز الہی کا ذکر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کہ اس کے دماغ میں کیا خرابی آئی ہے اور اسے اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی یا وہ اس حقیقت کو قبول کیوں نہیں کر رہا کہ گیٹ نمبر 4 والوں نے اس کی نوکری شیدے ٹلی کی طرح ختم کر دی ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔